नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं गोधूली भाग 2 कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में नलिन विलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ जो चैप्टर है विष के दांत उसको पढ़ाऊंगी। इस कहानी की जो भाषा है वह सरल है और सरल होने के साथ साथ इस कहानी में नलिन विलोचन शर्मा जी ने दूसरी भाषाओं का भी प्रयोग किया है, इसीलिए यह कहानी आपको अच्छी लगेगी और आसानी से समझ में भी आ जाएगी। इस कहानी के माध्यम से समाज में उच्च वर्ग और मध्य वर्ग के बीच जो वाद विवाद होते हैं, रहन सहन में जो अंतर होता है, इन अंतरों को, इन वाद विवादों को नलिन विलोचन शर्मा जी ने दर्शाया है। जाता है शहंशाह की पत्नी, उनकी 5 लड़कियां तथा एक लड़का जिसका नाम कासू है। गिरधर मदन के पिता मदन तथा उसकी माँ। कहानी गरीबी और अमीरी के बीच सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद और स्वार्थ की काया में पलटते हुए अच्छाई और बुराई को दर्शाता है। सेन साहब ने के पास एक काले रंग की गाड़ी है जिसे 7,500 रुपया में खरीदा गया है और सेन साहब की पत्नी का सख्त आदेश है कि उनके गाड़ी के पास कोई भी लड़का या लड़की न फटकने न पाए। लड़कियां 5 बड़ी सुशील है और उनके पास तहजीब और तमीज की जीती जाती मूरत है। वह मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह तो नहीं सिखाया, लेकिन उन्हें क्या नहीं करना चाहिए यह सिखाया है। अर्थात लड़कियां माता पिता के आदेश पर हर काम को करती है और पड़ोसी भी 5 लड़कियों को देख के एक उदाहरण पेश करते हैं कि देखो कि सेन साहब की लड़कियां कितनी अच्छी है, कितनी सुशील है। उनके मोटर की चमक दमक को लड़कियों से कोई खतरा नहीं था क्योंकि वह सुशील थी, लेकिन उनका एक खोखा जो था कासू, उनसे उनके मोटर को खतरा था क्योंकि वह बुढ़ापे की लाठी था और वह उसके दिमाग में अनेक तरह के खुरफाती चलते रहते थे। कभी कुछ तोड़फोड़ कर देता था, कभी कुछ तोड़फोड़ कर देता था। और वह जो था सो हकीकत यह थी कि खोखा का जो आविर्भाव हुआ वह तब हुआ जब उसका आने का दुनिया में कोई उम्मीद नहीं था। अतः वह सबसे लास्ट में आया, 5 बहन से छोटा था और सबसे लास्ट में आया। इस कारण से वह जो था वह बहुत ही शरारती था और घर में भी 5 बहन के लिए अलग नियम थे, लेकिन खोखा के लिए अलग नियम थे, कासू के लिए अलग नियम थे। इसीलिए वह अपवाद बन करके घर में भी रह गया था। इस मोटर को खतरा था तो खोखा से ही था, अर्थात कासू से ही था। सेन साहब की 5 लड़कियां हैं जिसका नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। इन सब की शिक्षा दीक्षा खोखा से अलग है और यहाँ पर लेखक ने लिंग भेद को भी दर्शाया है कि लड़कियों की शिक्षा दीक्षा और लड़कों की शिक्षा दीक्षा में क्या अंतर किया गया है। अब सेन साहब अपने बेटे को कासू को इंजीनियर बनाना चाहते हैं क्योंकि उसमें इंजीनियर के लक्षण दिखाई पड़ते हैं और उसे इंजीनियर बनाना है, इसीलिए उसे ट्रेनिंग भी उसी तरह की दी जा रही थी। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार में दोस्त आते हैं तो भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए जब उनके विषय का अभाव हो जाता है तो आपस में चर्चा करते हैं कि किसका लड़का क्या बनेगा, किसकी लड़की क्या बनेगी। सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदर्शी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने से ट्रेंड करेंगे और वो इंजीनियर बनेगा, या तो इंजीनियर बनेगा नहीं तो उन्हीं के जैसे बिजनेसमैन बनेगा। और वे कहते हैं कि मैं तो अपने बच्चे को किंडरगार्टन में नहीं भेजूंगा और अभी से इंतजाम कर दिया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर के उसके साथ कुछ ठीक ठाक किया करे ताकि उसे तोड़फोड़ और उसको फिर से जोड़ने में अच्छा लगता है। एक दिन सेन साहब के घर कुछ मित्र आए
और ड्राइंग रूम में बैठ करके गपशप करने लगे। उसमें एक जो सेन साहब के दूर के रिश्तेदार थे, वो अखबार नवीस भी आए थे। साथ में उनके साथ उनका एक छोटा सा लड़का भी था जो खोखा से भी छोटा था। वह बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देकर उसकी कुछ तारीफ कर दी थी और सेन साहब ने पूछा कि अच्छा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले ही पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते सेन साहब ने शुरू कर दिया कि मेरा खोखा तो इंजीनियर बनेगा, वह तो इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग देने जा रहा हूं मैं उसको। और वे उनकी बड़ाई करते, अपने खोखा की बड़ाई करते हुए थकते नहीं थे, खूब बड़ाई कर रहे थे। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे हुए। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने, कुछ बने या ना बने, इंजीनियर बने ना बने, डॉक्टर बने या ना बने, लेकिन जेंटलमैन जरूर बने। और जो कुछ भी बने वह उसका काम है, उसे पूरी आजादी है, वह जो कुछ बनना चाहता है वह उसका चयन खुद करे। सेन साहब जब इस उत्तर को सुने तो क्या रह गए, तिल मिलाकर के रह गए। उनको गुस्सा आया कि यह तो मेरी बेइज्जती हो गई कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूं और यह कह रहा है कि वह जो बने अपने आजादी से बने। तभी बाहर शोरगुल सुनाई पड़ा तो सेन साहब और उनके मित्र उठ करके बाहर आए। बाहर सेन साहब के शोफर और एक औरत के बीच में झगड़ा चल रहा था। औरत के पास एक 5 साल का बच्चा खड़ा था जिसे रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार शोफर की ओर झपटता था, शोफर को मारना चाहता था, नाक तोड़ना चाहता था। और जो बच्चा शोफर की ओर झपट रहा था वह बच्चा कहानी का मुख्य पात्र मदन था। देखिए साहब, शोफर ने कहा सेन साहब से कि देखिए साहब, मदन गाड़ी की ओर झपट रहा है, गाड़ी गंदी हो जाती, इसीलिए मैंने उसे मना किया तो वह मेरे से झपटने लगा, लड़ने लगा। ड्राइवर की बात को सुन करके सेन साहब ने मदन की माँ से कहा कि मदन की माँ, मदन को ले जाओ, देखना वह फिर ऐसी हरकत न करे, क्योंकि वे गुस्से में थे और उनके मित्र भी आए हुए थे। तो उन्होंने अपने शब्दों को कठोर स्वर में तो कहा, लेकिन संयम के साथ कहा। ड्राइवर ने शायद धक्का दिया था, इसीलिए बच्चे के दाएं घुटने से खून निकल रहा था और उसकी माँ उसे पोंछ रही थी। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात आ गई, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके। शोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी देखने चल दिए कि आखिर गाड़ी में कैसे खटखट हो रहा है। सभी ने देखा कि सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया, अर्थात गाड़ी का काम तमाम हो गया। खोखा ने, कासू ने कोई कुछ करामात कर दिया। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में उसकी अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद वह देखना चाहता था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। वे अब भी अपने कासू की बड़ाई करते नहीं थक रहे थे, जबकि उनका बच्चा बत्ती को के शीशे को चकनाचूर कर दिया था। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों को भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ नहीं पाते, और इसमें कोई शक भी नहीं था। मित्र समझ गए कि उनका खोखा बहुत बदमाश है, उनका कासू बहुत बदमाश है। मिस्टर सिंह, जो कि उनके मित्र थे, अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए जो ही तैयार हुए तो उन्होंने देखा कि उनके कार का जो था वह पचका हुआ था, हवा निकाल दिया गया था। तो वे समझ गए कि यह
कोई नहीं किया है, यह करामात कासू ने ही किया है। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की हवा निकाली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। ड्राइवर ने कहा कि यह काम कासू बाबू ने ही किया है। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी, उनकी गाड़ी में कुछ नहीं हुआ था और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। उनका अपना ख्याल था। उनकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता है कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रहीं, जिस बातों का कोई मतलब नहीं निकलता था। उसी तरह की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को, मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने में खड़ा होता है। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, सेन साहब ने कहा कि मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया हुआ हलक मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। उनकी बात सुनते समय वह कभी कभी हामी भर देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते हो ना। जो लड़के गुंडे मवाली बनते हैं, उसे संभालने की कोशिश करो। फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। उसके बाद गिरधर लाल अपने क्वार्टर में आए और अपने बेटे मदन को के साथ मारपीट किया और उसकी चित्कार को सुन करके सेनों का आरामदेह सेनागार जो था वह गूंज रहा था। लेकिन किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। वे खुश हो रहे थे कि कमबख्त की खाल उधेड़ कर रख दिया गया है। दूसरे दिन शाम के वक्त में खेलता कूदता खोखा बगल वाली गली में जा निकला। यहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई कि हम भी लट्टू नचाएंगे। हंस की कौओं की जमात में शामिल होने के लिए वह ललक गया। हंस अर्थात कासू को हंस यहाँ कहा गया है और वह मदन आवारागर्द छोकरों के साथ खेल रहा था, इसीलिए उसे कौओं की जमात कहा गया है। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। अब उस जमात में शामिल दूसरे लड़कों को कोई खास वजह नहीं थी, लेकिन खोखा को अपनी जमात में न लेने के फायदे को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। पर उनके अपमानित प्रताड़ित दूसरे दिन कासू के वजह से ही उसे मार पड़ी थी, इसीलिए वह अपमानित था, प्रताड़ित था। और उस जमात का लीडर मदन जो था वह उसको यह बात मंजूर नहीं थी कि वह कासू को लट्टू देता। उसने बड़े रोब से कहा, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला, है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। कासू तैस में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कह दे। उसने आव देखा न ताव मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। अब मदन भी कहाँ मानने वाला था, उसने भी उसे पटक पटक करके घूसे से मारना शुरू कर दिया और उसके 2 दांत तोड़ दिए। मार खाने के बाद कासू 1 मिनट बाद ही रोता बिलखता घर लौट आया, लेकिन मदन घर नहीं लौटा। वह जाता कहाँ? 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर उसे भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुस गया।
उसके लिए मार खाना मामूली बात थी और भी दिनों मार खाता था। डर उसे था कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी और दिनों की अपेक्षा ज्यादा मार लगेगी उसे। लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा। माँ वहां नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट का पहले खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश की। उसने बातचीत के दरमियान सुना कि उसके पिताजी झल्ला करके बतला रहे हैं कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है और वो जिस जगह पर रह रहे हैं वह जगह भी खाली करने को कह दिया गया है और उन्हें कहा गया है कि वह अपनी तनख्वाह ऑफिस से आकर के ले लें। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज भी नहीं हो रही थी जो वह सुन सकता। वह हैरान था कि आज मेरे सजा की चर्चा क्यों नहीं हो रही है। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला जाता है तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग जाता है। लोटे की ठन ठन की आवाज सुन करके गिरधर लाल बाहर आ जाते हैं। मदन की अम्मा भी बाहर आ जाती है। मदन चौंक कर घूम जाता है और मार खाने की तैयारी में हो जाता है कि अब तो उसे मार लगेगी और मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता आता था। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ते हैं। मदन ने अपने दांत को भींच लिया है और गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया है कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया है। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का रह गया और अपने पिता को देखता रहा कि क्या बात है, आज उसके पिता उसे पीट नहीं रहे हैं। उसे याद भी नहीं था कि उसके पिता ने उसे इस तरह से कब प्यार किया था। अगर कभी किया भी था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा। अब गिरधर लाल उसे शाबाशी दे रहे हैं कि जो काम हम नहीं कर सके चुपचाप सेन साहब की बात को सुनते रहे, चाहे बात अच्छी हो, जायज हो, नाजायज हो, तो इस काम को तुमने कर दिया। इसीलिए गिरधर लाल कहते हैं कि शाबाश बेटा, यह तेरा बाप है और एक तू है जो खोखा के दो दो दांत तोड़ दिए। हा हा हा। तो यह मनोरंजक कहानी खत्म हुआ। जय हिंद, जय भारत।